वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में क्या क्या एक्सेप्शंस क्या हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए। प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने इस डेरिवेटिव पर छोड़ा था कि आर्टिकल 31A, 31B और 31C ये कुछ एक्सेप्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो चलो इनको समझते हैं और इनके कंटेक्स्ट को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 31A के बारे में। आर्टिकल 31 वैसे तो आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी का पार्ट था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो राइट तो है, लेकिन अब वो संवैधानिक राइट है, लीगल राइट है। अब वो मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया है। फंडामेंटल राइट अब वो नहीं रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 31A की जो लैंग्वेज है वो कुछ इस प्रकार से है, सेविंग ऑफ लॉस, प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि हमें कुछ कुछ जो लॉज हैं जो कि ये प्रोवाइड करते हैं कि किसी की प्रॉपर्टी को छीन लिया जाएगा, उसके कंटेक्स्ट में ये जो आर्टिकल है ये बात करता है। और इसको ऐड करा गया था बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 और इसको 3 बार अमेंड करा गया है, 4th अमेंडमेंट एक्ट से, 17th अमेंडमेंट एक्ट से और 44th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं अब हम लोग। देखो, ये जो आर्टिकल 31A है ना, ये 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ को सेव करता है कि उनको चैलेंज नहीं करा जा सकता या इनवैलिडेट करार नहीं दिया जा सकता, कि ये फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रवीन करता है किसी भी ग्राउंड के ऊपर। और ये जो अधिकार जो जनता को दे रखा है आर्टिकल 14 के अंतर्गत। अब आर्टिकल 14 में किसकी बात हो रही है यहाँ पर? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और आर्टिकल 19 के बारे में कि जो 6 राइट्स हैं फ्रीडम से रिलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट एक्सेट्रा, ठीक है, कि अगर 14 और 19 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है अगर उनका कॉन्ट्रवेंशन होता है, ठीक है, तो उसको सेव करने के लिए आर्टिकल 31A है, जो कि 5 कैटेगरी ऑफ लॉ भी हम डिस्कस करते हैं। वो 5 कैटेगरी ऑफ लॉ है कौन सा? उसको बचाता है कि उनको चैलेंज या इनवैलिडेट करार नहीं दिया जा सकता, कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट भी करें, जो कि आर्टिकल 14 और 19 के अंतर्गत है, तो ये बचा लेगा उनको। अब बेसिकली ये जो आर्टिकल है इट इज मतलब ये जो कैटेगरीज है 5 लॉ की, दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्री, कॉमर्स। और ये क्या क्या चीजें इंक्लूड करती हैं? नंबर 1, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स। एस्टेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी और रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट। स्टेट की यहां पर बात हो रही है, यानी कि नेशन स्टेट। इस पॉइंट को भी देखते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है एस्टेट, अब ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आप जान रहे हो, हम ये बात कर रहे हैं 1950s के एरा की, ठीक है, अर्ली 1950s के एरा की। तो एस्टेट का मतलब उस टाइम पर क्या माना जाता था? कोई भी अलग अलग लैंड के जो नाम होते थे अलग अलग रीजन्स में, किसी भी प्रकार की जागीर हो, इनाम हो, मुआफ़ी हो, या कुछ किसी भी प्रकार का सिमिलर ग्रांट हो, लाइक जन्म राइट हो, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर ऐसा बोला जाता है, केरला के अंदर ऐसा बोला जाता है, कोई भी लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होल्ड करा गया है, ये जो एस्टेट की डेफिनेशन है उसमें ये सारी चीजें आती हैं। अब ये स्टेट पीएससी में आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये टर्म्स आपको देखने को लगेगा ये शायद से मेडिवल इंडिया से आ गए, लेकिन ये मेडिवल इंडिया से ना आते हुए हालांकि ये वाले टर्म्स की बोरोड लेगेसी है, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है सारे के सारे जागीर, इनाम, मुआफ़ी, ठीक है, जन्मम राइट, तमिलनाडु और केरला के अंदर बोले जाने वाले, ये आया तो एक लेगेसी, बोरोड लेगेसी है। लेकिन शुरू में 1950s में जब ये एस्टेट वर्ड को डाला गया तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो थी, ये माना गया कि कोई भी ज़मीन जिनके अलग अलग ये नाम है, अगर ये एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए होल्ड करे जा रहे हैं, तो ये एस्टेट की बात यहाँ पर हो रही है, एक्विजिशन की, इनको छीनने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो बात करी जाती है, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट, ठीक है, कि स्टेट के द्वारा कोई भी प्रॉपर्टीज की जो मैनेजमेंट है स्टेट उसको अपने अधिकार में ले सकता है। उसके बाद अलग अलग जो कॉरपोरेशंस हैं, जो कि कंपनियां हैं, उनका एक सिंगल कार्टेल बनाकर एक मिक्सचर बनाया जा सकता है। अमेलगमेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, मतलब कंपनी, कॉरपोरेशन ए, कॉरपोरेशन बी, कॉरपोरेशन सी, कॉरपोरेशन डी, इसको कॉम्बिनेशन में करते हुए एक सिंगल कॉरपोरेशन बना देना। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स, या तो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनके राइट्स को भी पूरी की पूरी तरीके से बर्खास्त करा जा सकता है, या जो राइट्स हैं डायरेक्टर के और शेयर होल्डर्स के, कॉरपोरेशंस के, इसमें भी सरकार जो है वो दखल अंदाजी कर सकती है। और
माइनिंग लीज जो दी जाती है, मतलब माइनिंग करने के लिए जो लीज दी जाती है, ठेकेदारी जो दी जाती है, उसको भी कंप्लीट तरीके से पर्टिकुलर रीजन में बर्खास्त करा जा सकता है या मॉडिफिकेशन करा जा सकता है उनका टेन्योर को लेकर, या कितने एरिया में माइनिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ों को लेकर। क्योंकि यहां पर सरकार का इस टाइम पर यह मानना था कि देश की जितनी भी जमीन है ना, वो सबसे बड़ी बात तो सरकारी जमीन होती है, ठीक है, सरकारी जमीन होती है। अब जो जमीन है उसके लिए यहां पर टर्म यूज करा गया एस्टेट, और एस्टेट कोई भी चीज हो सकती है, वो पर्सन या प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड करके रखा हो, या फिर उस पर वो अगर खेती बाड़ी प्रैक्टिस कर रहा हो। तो ये जो 5 कैटेगरीज जो है ना, ये जो एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, मैनेजमेंट लेना, कॉरपोरेशंस को मिक्स कर देना, डायरेक्टर्स के राइट को बर्खास्त कर देना, और माइनिंग लीसेस ये देना ना देना, अगर देना तो कैसे देना, या फिर उसके अधिकारों में भी छेड़छाड़ कर देना, ये सारे की सारी जो चीजें हैं, इसके बारे में आर्टिकल 31A के अंतर्गत बात करी गई थी, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 31A ये स्टेट लॉ को किसी भी प्रकार से इम्यूनिटी नहीं देता है कि इसकी जुडिशियल रिव्यू ना हो सके, अनलेस वो कोई भी मुद्दा रिजर्व्ड है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, और प्रेसिडेंट का उस मुद्दे पर एसेंट, उनके सिग्नेचर अगर मिल चुके हैं तो। यानी कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता इन सब चीजों का, कुल मिलाकर बात क्या है, बताओ। हो सकता है, ठीक है। ये जो आर्टिकल है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। अब जो भी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज अगर किसी की सरकार ने ले ली है, मार्केट वैल्यू पर उसको कंपनसेशन मिल जाएगी, ठीक है। जब स्टेट एक्वायर करेगा कोई भी लैंड एक ऐसे पर्सन का, जो कि उस पर्सनल कल्टीवेशन वाली बात याद है ना, मैं प्रीवियस लेक्चर में कवर करी थी, वो पर्सन वहां पर रह रहा है, वो उसकी ज़मीन है, ख़ानदानी ज़मीन है, उसकी प्रॉपर्टी है, और पूरे के पूरे कानून के दायरे के अंदर आती है। ये वही वाली लाइन है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा है ना इसको, ये चीज़ है। 31A ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं लगा वैसे, समझ में आ गया। मतलब कुल मिलाकर देखो बात क्या है, अगर मैं इसकी टोन को आराम से आपको पढ़ाऊँ, ये नीचे आपको 5 कैटेगरी दे रखी है, ठीक है। आर्टिकल 31A ये कहता है दैट इट विल सेव 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ, कि इनको चैलेंज नहीं करा जा सकता इस ग्राउंड पर, या इनको इनवैलिड करार नहीं दिया जा सकता। कुल मिलाकर आप अगर इसको कहो कि इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करा जा सकता, या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करा जा सकता इस मुद्दे पर कि ये फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहे हैं, ये 5 कानून जो कि हमें मिल रखे हैं अधिकार हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमारे कुछ मौलिक अधिकार है, मान लिया, जिसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। कोई भी पार्लियामेंट ऐसा कानून कभी नहीं ला सकता। हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स के इनिशियल चैप्टर्स में, जब इन आर्टिकल्स को पढ़ा था, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 रिस्पेक्टिवली। तो हमने ये देखा था हम आराम से कोर्ट जा सकते हैं, और पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून लेकर नहीं आ सकता, और हम इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। 31A इस पर्पज से आया था कि 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ बनाई जाएंगी, सिर्फ ये कहते हुए कि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन करते हैं। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से मिलने वाले जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन होता है, तो इन 5 कैटेगरीज ऑफ लॉस को इनवैलिडेट करार दे दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन। ये देखो लिखा हुआ है ना साफ तरीके से, वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखो आराम से समझो। इट सेव्स 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ फ्रॉम बीइंग चैलेंज एंड इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। यानी कि अगर ये 5 लॉ जो है, 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ जो है, अगर ये फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच भी करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में छेड़छाड़ भी करते हैं, तो क्या इनको इनवैलिडेट करार दिया जा सकता है? बचाया जा सकता है, इनको चैलेंज नहीं करा जा सकता। लेकिन बात फिर घुमा फिरा के यहीं आ गई, जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है। तो फिर ये ऊपर और नीचे वाली बातें दोनों अलग अलग कैसे हो गई हैं? जब वो ऊपर बोल रहा है इनको बचाया जा सकता है फ्रॉम बीइंग चैलेंज, अब चैलेंज तो कोर्ट में ही होगा ना शाइनी, और कहां चैलेंज होगा बताओ? डिबेट एंड डिस्कशन तो जितनी मर्जी कर लो, कोर्ट ही डिसाइड करेगा ना कि इसको हटाना है कि नहीं हटाना है, या इनवैलिडेट करार देना है।
ऊपर लिखा हुआ है कि बचा रहा है, नीचे लिखा हुआ है कि इट डज नॉट इम्यूनाइज अ स्टेट लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। लेकिन नीचे कंडीशन है, इनका जुडिशियल रिव्यू कब पॉसिबल है? आर्टिकल 31 डज नॉट इम्यूनाइज अ स्टेट लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू अनटिल एंड अनलेस, अगर उसको रिजर्व रखा गया है फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन एंड रिसीव्ड हिज एसेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट उसको कंसिडर कर रहा है और उसमें उस लॉ के सिग्नेचर का वेट है, तब तक तो कोई बात नहीं। लेकिन बिना उसके अगर ये कोर्ट के पास मुद्दा पहुंच गया तो कोर्ट इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है कि ये पर्सन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और इसके बीच में ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, एक तो सेव करना और नीचे इसकी बैंड भी बजा देना थ्रू जुडिशियल रिव्यू। इसको बैलेंस कैसे करा जाता है? इसको बैलेंस सिर्फ एक ही तरीके से करा जाता है कि ये देखा जाएगा कि पर्सन की जो ज़मीन है, चाहे वो उसमें रह रहा है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहा है, उसकी खानदानी पुश्तैनी ज़मीन है और वो कानून के दायरे के अंदर बनी हुई है। यहाँ पर इस चीज़ को बैलेंस ऐसे करा जाता है कि अगर ज़मीन ली गई है ना किसी भी पर्पज से, XYZ किसी भी पर्पज से, तो बस जो कंपनसेशन है ना, कंपनसेशन फालतू तौर पे नहीं मिलेगी, जो मार्केट वैल्यू चल रही होगी ना उसकी प्रॉपर्टी की, वो उसको मिल जाएगी। तो सारा मुद्दा ही खत्म, यहाँ पर कोर्ट का भी मुद्दा खत्म, सरकार की भी सिरदर्दी खत्म, और जिस पर्सन से अगर जमीन क्या कहते हैं उसको ली जा रही है, उसको कंपनसेशन मिल रही है और मार्केट वैल्यू पे मिल रही है। बात ये है, यानी कि हो सकता है कि उसने कुछ साल पहले अर्पित जमीन जो है वो बहुत सस्ते दामों में खरीदी हो, आज जो सरकार उससे जो ले रही है तो मार्केट वैल्यू पे दे रहे हैं उसको वो जमीन। लेकिन आप ये जानते हो कि देखो थ्योरेटिकली लिखना तो देखो बहुत आसान है। अर्पित आप मानते हो ना कि इतनी आसानी से कोई अपनी जमीन देने का या फिर इतना भी इजी मुद्दा नहीं होता ये, है ना? कोई नहीं मान सकता, और फिर सरकार जबरदस्ती भी बहुत हद तक नहीं कर सकती, चाहे भले ये कुछ भी कर दे, क्योंकि हर एक चीज कोर्ट में चैलेंज हो ही सकती है ना? ये चीज है। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। आर्टिकल 31B जो है, इट सेव्स द एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जो कि 9th शेड्यूल के अंदर लिखे गए हैं कि इनको चैलेंज नहीं करा जा सकता या इनवैलिडेट करार नहीं दिया जा सकता, नल एंड वर्ड बेसिकली डिक्लेयर नहीं करा जा सकता, या फिर ये देखते हुए कोर्ट ये नहीं कह सकता कि ये संविधान की सीमाओं को, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसको नल एंड वर्ड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। अगेन सिमिलर सी बात, ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 31B सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल आर्टिकल आज तक का हमारे संविधान के अंदर, और कंट्रोवर्शियल कब बना? जब इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा। यानी कि आपको पता है, यहां पर घुमा फिरा कर एक जो बात चल रही है 31A, 31B और 31C की, उस जमाने में याद है पार्लियामेंट और जुडिशरी की काफी ज्यादा टसल चल रही थी कि हु इज सुप्रीम। तो खुंदक में होता क्या था, पार्लियामेंट क्या करता है? पार्लियामेंट लॉ बनाता है। जब भी कोई लॉ बनकर आता था, बार बार जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता था। अब जब उसने नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा तो नए फॉर्मेट में पार्लियामेंट एक नया लॉ लेकर आता था, जुडिशरी फिर इसमें किंतु परंतु करते हुए इसको फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता था, फिर वो एक नया लॉ लेकर आता था, फिर जुडिशरी वो कर देता था। तो दोनों ऑर्गन्स के बीच में टसल ये चल रही थी कि भले ही संविधान निर्माताओं ने लिख दिया हो कि ऑल 3 ऑर्गन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, लेकिन हम प्रूव करेंगे कि कौन सुप्रीम है। और तब हमारी डेमोक्रेसी को काफी ज्यादा ब्लॉट लगा था, उसके ऊपर दाग धब्बे पड़े थे, मतलब ये करके कि तीनों ऑर्गन्स जो हैं उनमें से जो 2 ऑर्गन्स हैं अपनी सुप्रीमेसी को साबित करने में लगे हुए हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक देश के अंदर, या जुडिशरी सुप्रीम है। अब क्या हुआ, बार बार जब जुडिशरी नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे जा रहा था हर एक लॉ को, अब भाई जो एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो तरस आ जाएंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, वो एक शेड्यूल लेकर आती है 9th शेड्यूल। अब कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस आप सुन लो इसको। 9th शेड्यूल वो एक चीज लेकर आई, मतलब एक उनके पास एक विंडो आई जिसको उन्होंने नाम दिया 9th शेड्यूल। नाम दिया, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना कि 9th ही क्यों था, ये वो क्यों था, 9th शेड्यूल आता है। इन्होंने एक चीज डिक्लेयर कर दी
नाइन्थ शेड्यूल एक डब्बा है, एक बाल्टी है, इसके अंदर जो भी चीज जाएगी ना, ये जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता इसका। अब इसके अंदर क्या चीज जाएगी? ऑब्वियसली बात है, पार्लियामेंट क्या कर रहा है? कोई भी लॉ बना रहा है। तो किसी भी लॉ को अगर इस प्रकार से बनाया गया है कि जो बंदूक चलेगी इस कानून की, वो नाइन्थ शेड्यूल के कंधे पर रखकर चलेगी, तो जुडिशरी कुछ नहीं कर सकता। तो बड़े सारे लॉज जो हैं, भले ही वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करते थे, ऐसे करके इंदिरा गांधी जी ने इसे बचा लिया जुडिशियल रिव्यू से। लेकिन अब हम ये देखेंगे आर्टिकल 31B में क्या ये चीज सर्वाइव कर सकी, क्या जुडिशरी इस बात पर चुप बैठा रहा? देखते हैं। और ये क्वेश्चन साल 2018 में आया था यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर। आज भी स्टेट पीएससी और यूपीएससी बार बार स्टेटमेंट देते हैं। लास्ट 13 साल से 12 साल से लगभग 6-7 बार ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि क्या किसी लॉ को आर्टिकल 31B के अंदर डाल दिया जाए तो क्या उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता? घंटा बिल्कुल हो सकता है। लिखने से क्या होता है, अभी हम देखते हैं इसका पूरा मुद्दा। देखो, तो ये आर्टिकल 31B जो है, आर्टिकल 31B में ऐसा बोला गया कि कुछ एक्ट्स और रेगुलेशन जिनको 9th शेड्यूल के अंदर डाला गया है, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज एंड बीइंग डिक्लेयर्ड इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, कि अगर वो किसी फंडामेंटल राइट्स को, किसी मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन भी करते हैं तो कोर्ट उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। ये जो आर्टिकल 31B है अलॉन्ग विथ 9th शेड्यूल, इसको भी ऐड करा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1951 के अंदर। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इसको विंडो समझ लिया था, एक तरीके से इसको यूटिलाइज करने की जगह मिस यूटिलाइज करना समझ लिया था, क्योंकि टसल जो थी वो बहुत क्रिस्टल क्लियर थी। हम इमरजेंसी चैप्टर हमारा जो अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस में चल रहा है, अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी जी को बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर एक बारी कोर्ट के सामने हाजिरी लगानी पड़ी थी। इतनी ज्यादा वाइड एक्सेसेस ऑफ पावर वो मिसयूज कर रही थी। और इसको ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक्सेस में यूज करा था, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स को पपेट बना बनाकर यूज करा था। तो जो स्कोप है आर्टिकल 31B का, वो थोड़ा सा ज्यादा वाइडर है आर्टिकल 31A से। कैसे? आर्टिकल 31A के अंदर हमने ये पढ़ लिया था कि यहां पर कोई भी जो स्टेट लॉ है, इसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी कि ये जुडिशियल रिव्यू जो है इसका नहीं हो सकता। लेकिन 31B के अंदर साफ तरीके से बोल दिया गया है इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता किसी भी हालत के अंदर। 31A के अंदर तो फिर भी हो सकता है, लिखा हुआ नहीं, देखो टोन, 31A डज नॉट इम्यूनाइज अ स्टेट लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, होगा जुडिशियल रिव्यू, उसका हो सकता है। आर्टिकल 31B में नहीं हो सकता। तो अब समझो टोन, अब है रियल गेम स्टार्ट। आर्टिकल 31B इम्यूनाइज करता था किसी भी कानून को जब ये बोला जाता था, इसकी टोन कुछ ऐसी थी, जब इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है, ठीक है, अगर वो कानून लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी कर रहा हो ना, और भले ही वो ऊपर वाले जो हमने पढ़े, ठीक है, उन 5 कैटेगरीज जो लॉ में फॉल करता हो चाहे ना करता हो, मतलब कोई भी, मतलब ये खुला सांड है, मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो उसके सामने, ठीक है, भले वो चीज आर्टिकल 31A का पार्ट हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर उसको आर्टिकल 31B के साथ साथ 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है, अब आप ये मान लो, इसके आगे चाहे आप कोई भी टर्म लगा दो, कोई भी सभी से नाम दे दो, 9th शेड्यूल के बाल्टी में अगर ये गया तो इसको कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। ये किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। कोर्ट इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकता। लेकिन एक सिग्निफिकेंट जजमेंट डिलीवर करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2007 के अंदर, और वो केस था IR कोयलो केस। मैनी पीपल वर शॉक्ड इन ईयर 2016 यूपीएससी के मेंस के अंदर कि ये चीज पूछ ली थी। आज आपको ये चीज यहां पर दिख रही है, इंप्रेस मत हो, लक्ष्मीकांत में उस साल ये केस था ही नहीं। आज तो आपको मिल जाएगा। और IR कोयलो केस के बारे में हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर। लेकिन पेपर हो जाने के बाद लेटेस्ट एडिशन में सब चीजें अपडेट करना ये तो बहुत ईजी है। उस टाइम पर IR कोयलो केस किसी ने भी नहीं सुना था, एंड दिस वॉज अ क्वेश्चन विच वॉज सपोज टू बी लेफ्ट। इसको छोड़ देना था आपको। सिर्फ ये किसी हिंदू में आता, इंडियन एक्सप्रेस में आता और लोग आपसे बोले कि आपको ये पता होना चाहिए। भाई ऐसे तो रोज 15-20 जजमेंट आती हैं, अब क्या इसी के नोट्स बनाते रहेंगे हम? क्या PSI और ऑप्शनल है तो क्या सारे केस पता होना चाहिए? भाई लॉ ऑप्शनल थोड़ी ना है, ठीक है।
एक बार आईआर कोयलो केस वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा। यहां देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे बोला साल 2016, व्हाट वॉज हेल्ड इन द कोयलो केस, क्या मतलब हुआ था कोयलो केस के अंदर। यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछ लिया मतलब वो करके कि जैसे मतलब बहुत ईजी चीज हो, एनसीईआरटी में गिवन हो, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट कैन यू से दैट जुडिशियल रिव्यू इज ऑफ की इंपॉर्टेंस अमंग्स द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने आपसे पहले बोला ना, हम इसको 11वें चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लक्ष्मीकांत के अंदर। तो क्या पूछ रहा है वो, इस कंटेक्स्ट के अंदर, आईआर कोयलो केस के कंटेक्स्ट के अंदर, क्या आप ये बोल सकते हो कि जुडिशियल रिव्यू जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। इसी के लिए आपको 9th शेड्यूल आर्टिकल 31A, 31B, 31C, 9th शेड्यूल आईआर कोयलो केस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल रिव्यू की पावर, और उसको इम्यूनिटी कैसे मिली, एंड इफ फंडामेंटल राइट्स को कोई ब्रीच करता है पार्लियामेंट का कोई कानून, तो जुडिशरी ने इंटरवीन कैसे करा। ये सभी एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए थे। लेकिन डोंट वरी, अब तो ये है हमारे सामने, मतलब उस टाइम पर भी था, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन बस आईआर कोयलो केस का नाम नहीं था यहाँ पर। मतलब अब स्टूडेंट्स को बहुत अपसेट फील हुआ था कि पूरी लक्ष्मीकांत में सामने इन्फॉर्मेशन थी, उनको कुछ ना कुछ आइडिया था जुडिशियल रिव्यू के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। बस यहाँ पर अब जो ये बीच में ठूस दिया गया ना आईआर कोयलो केस, चैप्टर नंबर 11 में भी आपको मिलेगा, ये चीज़ उस टाइम पर नहीं थी। अब कई लोग क्या करते हैं कि वो ये सेकंड पार्ट को एड्रेस कर आ गए कि जुडिशियल रिव्यू क्या बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसको अगर लिखने से भी 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर मिल भी रहा है, मैं नहीं मानता। लेकिन जब तक कोयलो केस के बारे में ना लिखो, तो आप जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूरा ग्रंथ भी लिखा हो 3 पेजों का, 3 पेजेस का स्कोप होता था पर क्वेश्चन उस टाइम पर, आपको नंबर 0 ही मिलने हैं यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन ये कि अगर पता लग गया भाई आईआर कोयलो केस, मैं तो स्माइल करूंगा, बल्कि मुझे ही नहीं पता इन लोगों को कहाँ से पता होगा। ये लोग बैठ के टाइम वेस्ट करेंगे, नर्वस होंगे। तब तक अगले क्वेश्चन में मैं सजावट ना कर दूं कि अंडरलाइन कर दूं, कोट एंड कोट कर दूं, बॉक्सेस बना दूं, इंडिया का मैप बना दूं, आईआर के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से एड्रेस कर दूं, इंडिया और श्रीलंका का या इंडिया और दूसरी कंट्री का जो भी पूछ रखे, क्योंकि जीएस पेपर 2 है ना ये, तो मैं उनके मैप बनाकर आ जाऊँ क्यों ना। तो इतना टाइम जो मेरे पास 8 मिनट का जो मेरे को विंडो मिल गई है, मैं इस 8 मिनट को यूटिलाइज क्यों ना बाकी 19 क्वेश्चन के अंदर कर दूं। ये गेम होता है साइकोलॉजी का एंड स्ट्रैटेजी का। नहीं आ रहा केस या तो क्या हो गया, मतलब स्टूडेंट ये सोचकर हैरान नहीं होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि हमें नहीं आ रहा, वो ये सोचते हैं दूसरे कर लेंगे इसको। क्यों भाई, तुम्हें सारे पेपर पता है इंडिया के अंदर, तुम तो एक सेंटर में बैठे हो ना, पूरे हिंदुस्तान में ये 28 राज्यों में जो सारे लोग पेपर दे रहे हैं तुम सबको जानते हो। कियान का एग्जाम ये होता ना, तो पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट उठा लेता यूपीएससी सबको, और सबको कैबिनेट सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी बना लेता। ये एग्जाम जिंदा लोगों के लिए है, जिंदा मरे हुए लोगों के लिए नहीं। तो इन अ सिग्निफिकेंट जजमेंट डिलीवर इन आईआर कोयलो केस 2007, 18A में कुछ दे रखा है क्या, केस का नाम था आईआर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। अब लक्ष्मीकांत ने डाल दिया है, पहले कुछ नहीं था ऐसा जिस टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कौन सा है, तमिलनाडु ही था ना, तमिलनाडु, ओके। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा, किसी भी प्रकार की देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी, किसी भी प्रकार की ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिल सकती फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, भले ही सरकार कितनी भी बकलोली कर ले, 9th शेड्यूल में डालकर किसी भी कानून को ये कहकर कि भले ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करें, लेकिन 9th शेड्यूल के पीछे उसके कंधे पे बंदूक रख के अगर चला रहे हैं और ये बोले यस इम्यूनिटी मिल गई, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2007 में आईआर कोयलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अंदर बिल्कुल ये चीज़ साफ कर दी। ये जो आप ड्रामेबाजी कर रहे हो ना, सरकार से बोला आर्टिकल 31A इसकी कॉम्प्लेक्स नेचर को बना कर, अबे कॉम्प्लेक्स ही तो है ये पूरा का पूरा, ये कुछ आराम से किसी को समझ में आ रहा है क्या, इट सेज 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ वगैरह, और आप आर्टिकल 31B के अंदर जो ये शब्दों की हेराफेरी कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो लिखना है ना, जैसा लॉ बनाना है, कैसी भी टोन कुछ भी बना दो, तुम्हें जो लैंग्वेज पसंद है उसका लॉ बना दो, कोई भी भाषा को उठाकर,
जितनी टफ उसकी हेरा फेरी करनी है शब्दों की कर डालो, कोई भी बात घुमा फिरा के कहनी है, जो कहनी है तुम सब कुछ कर डालो। लेकिन बेटा जुडिशियल रिव्यू तो होकर ही रहेगा, अब जो करना है तुम कर लो मजे से। सरकार का मुंह ऐसा हो गया पिछवाड़े जैसा। द कोर्ट हेल्ड दैट judicial review is a basic feature of the constitution and it could not be taken away by putting a law under the ninth schedule। बस यही चीज आपको उस 2016 के मेंस में लिखनी थी। अब यही लाइन को उठाकर साल 2018 के अंदर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन गया स्टेटमेंट की फॉर्म में कि क्या अगर हम किसी एक कानून को नाइन्थ शेड्यूल के अंदर डालेंगे तो क्या उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ऐसी की स्टेटमेंट आई थी। एंड इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब काफ़ी लोग नहीं कर पाए थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह, लेकिन इजी क्वेश्चन था, मतलब और जिसने अगर ये डिटेल में पढ़ा है तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, इससे एक चीज़ ये निकल कर आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको यूटिलाइज कैसे करना पड़ता है। एक मैं हिंट आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ, उसके बारे में कभी मैंने आपसे बात नहीं करी। 2013 से लेकर जब से पैटर्न चेंज हुआ है और आपके पास 21 तक के पेपर हैं, ठीक है। सबसे पहले इनके प्रीलिम्स के पेपर प्लस मेंस के पेपर को और प्लस ऑप्शनल के पेपर को आप उठाओ। एक एक क्वेश्चन जो है ना, एक एक क्वेश्चन जो है उसके बारे में आप ना A4 शीट के 2 पेजेस कलेक्ट करना स्टार्ट करो आज से। एक एक क्वेश्चन जो है उसके 2-2 पेजेस, या मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज चला दूंगा कि रोज क्लास खत्म होने के बाद हम 45 मिनट्स इसको डिस्कस कर लेंगे। मैं पूरा कंटेंट लेकर आया करूंगा साल 2013 से लेकर 21 तक, ठीक है। अब मैं आपको एक गेम बताता हूँ, एक हिडन बात बताता हूँ मैं, ठीक है। देखो आप A4 शीट में 2 साइड जो इसकी होती है ना A4 शीट की, आगे और पीछे, इस पे इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर करके डालो। आई नो कि आपके पास एक पूरा का पूरा बुकिश फॉर्म एक बंडल बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा इससे। लेकिन अगर 30+ क्वेश्चन ना फंस जाए ना, अपनी फीस वापस ले लेना मुझसे। 30 से ज्यादा क्वेश्चन अगर ना फंस जाए ना, अगर इस चीज से, पूरे के पूरे अपने पैसे वापस ले लेना। फाउंडेशन कोर्स मैं फ्री कर दूंगा आपके लिए। ये एक हिडन चीज है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, जैसे होता क्या है, जैसे ट्रेडिंग होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि अब आपका अगर कोई मेंटर है वो आपको कॉल्स दे रहा है फ्री की, तो आप सोचो कि क्या स्टडी करने की ज़रूरत है, मतलब वो करके। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि बनी बनाया सेटअप है कि आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालाइज कर करके लोग सिर्फ टोन पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर लगभग 6 से 9 बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, और उसने ये पूछना शुरू करा था साल 2012 में, रिपीटेड वही थीम के ऊपर। और उसके पीछे अगर 2 पेज का कंटेंट प्रिपेयर कर लिया जाए, हर एक एग्जाम के अंदर वो चीज एलिमिनेट हो सकती है। 4 से 7 बार उसने, क्या होता है वो, हाँ, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछ रखा है। नॉर्मल आपको टेक्स्ट में, करंट अफेयर में नहीं मिलेंगी ये सब चीजें, किसी बुक के अंदर नहीं दे रखे हैं। पूरी PMF भी चार्ट ले नहीं मिलेगा हमें ये स्ट्रैटेजी यहां पर काम आती है कि यूपीएससी ने जो पूछ रखा है। अब मैं आपको एक गेम समझाता हूं। जैसे साल 2016 के अंदर यूपीएससी ने बैंड बहुत बजाई थी। कैसे? अब ये 16 का ही क्वेश्चन था ना, IR कोयलो वाला। जब बंदा ऐसे का पेपर तो फ्रीली देकर आ गया, चलो पहले दिन। अब जब वो GS पेपर 1 से 4 तक बैठा ना, उसकी हवा टाइट हो गई। कैसे? ये चीज शो करता हूं मैं आपको। अब दोस्तों ये GS पेपर 2 का ही क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बताया, ये वाला IR कोयलो केस। साल 2016 में ही बंदा एग्जाम दे रहा है बैठ के, ठीक है। अब GS पेपर 2 में IR भी आता है। उसी साल इन्होंने पूछा, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैकब्राइड कमीशन ऑफ यूनेस्को, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन ऑन दीज। बंदे सोच सोच के हैरान कि हमने इनसाइट्स का सिक्योर कर रखा है, हमने मेंस 365 कर रखी है, पूरे साल हिंदू चार्ट डाला, इंडियन एक्सप्रेस चार्ट डाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, योजना, कुरुक्षेत्र, ये कहाँ था। जितने लोग क्लेम करते हैं ना कि हमने उस साल ये करा था पेपर, वो क्लेम ही करते रह गए कि हमें आता था, हमने कहीं पढ़ा था, एटलीस्ट कुछ तो लिख ही सकते थे यूनेस्को के बारे में। उनका सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ है, वो भिखमंगो वाली जिंदगी बिता रहे हैं। ये क्वेश्चन वॉज सपोज टू बी लेफ्ट। लेकिन अब गेम समझो, ये दम होनी चाहिए इंसान के अंदर कि अगर 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, उसमें से 12.5 नंबर के एक क्वेश्चन होता था 2016 से 17 से पैटर्न बदला यूपीएससी ने अपना, 18 क्वेश्चन ही आपको करने थे।
2 क्वेश्चंस वर कंप्लीटली सपोज टू बी लेफ्ट। अभी मैंने डिस्कस करा कि 8 मिनट की एक विंडो मेरे को मिल गई थी क्वेश्चन को सजाने के लिए। अब तो मैं और खुश, अब मुझे 16 मिनट की विंडो मिल गई है और क्वेश्चन को सजाने के लिए, इंडिया का मैप बनाने के, क्योंकि 16 में देखो अभी ये क्वेश्चन आया, ब्रॉडर एम ऑफ WTO, ये मैनेज है कि इंटरनेशनल ट्रेड को वो करना, और दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो है। अब मैं इसमें टाइम बिताऊंगा इसको अच्छे से एड्रेस करने में, इसके बारे में और अच्छी चीजें डिटेल में लिखने में। 16 में ये क्वेश्चन आया, ऊपर देखो कहाँ गया, ये देखो, इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो हम कर चुके हैं मयूर, आपको याद होगा चैप्टर 4 आसियान वाला, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, डायरेक्ट उस बुक से क्वेश्चन निकला हुआ है। मैं इसको बनाऊंगा, मैं आसियान का मैप बनाकर आ जाऊंगा, मैं इंडिया और आसियान का मैप बनाकर आ जाऊंगा पूरा, और आसियान की जो उनका लोगो होता है मतलब उसका वो बनाकर आ जाऊंगा, मैं इसमें टाइम लगाऊंगा। अब देखो क्या हुआ, जीएस पेपर 1% देकर निकला, जीएस पेपर 2 देकर निकला, तो ये इसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। अब अगले दिन सुबह जीएस पेपर 3 है, तो अब गेम दिखाता हूं अब क्या हो गया उन लोगों के साथ। अब अगले दिन सुबह का पेपर देखो, पर्सन डिप्रेशन में पिछले दिन के कि जीएस पेपर 2 में 2 क्वेश्चंस नहीं आते, मैं रेस से बाहर ना आ जाऊं। अगले दिन जीएस पेपर 3 के अंदर ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज एलिलोपैथी, डिस्कस इट्स रोल इन मेजर क्रॉपिंग सिस्टम्स ऑफ इरिगेटेड एरिया। अब मेरे जो दोस्त थे वो बोलते हैं हम ना मेजर क्रॉपिंग सिस्टम्स के बारे में लिखकर आ गए, हमें इतना ही पता था। एक बंदा तो बोलता है मैं ना एलोपैथी के बारे में लिखकर आ गया। ये ब्लफ नहीं करना होता है। अगेन दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी लेफ्ट। अगेन ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने का ही स्कोप था। अगेन खुश हो जाओ ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर। एक ये क्वेश्चन देखो आप, 2017 में पहले ही दिन बंदा पेपर देने गया जीएस पेपर 1 का, हवा खराब उसकी, क्रायोस्फीयर क्या होता है। हालांकि हिंदी वाला जो बगल में दे रखा था उधर हिमस्खलन लिखा हुआ था, लेकिन अब एग्जामिनेशन से बाहर आकर तो भौंकना बहुत आसान होता है, उधर बैठ के करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब सारे इंस्टीट्यूट ने ये डिनाई कर दिया कि इसके बारे में दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी लेफ्ट, लेकिन मेरा कहना रहता है कि 1 मिनट, 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी किसी भी स्टैंडर्ड बुक के अंदर कहीं पर भी गिवन नहीं है, लेकिन 9th क्लास की तमिलनाडु के अंदर और 11th क्लास की तमिलनाडु के अंदर इसका 3 से 3.5 पेजेस का कंटेंट गिवन है। मानता हूं कि एनसीईआरटी का लेवल एक हायर लेवल पर हम लोग लेकर जाते हैं तमिलनाडु, जो कि कई लोगों को बोरिंग या फिर टाइम वेस्टिंग लगता होगा, लेकिन भाई वो मेरी इतनी हेल्प कर देगा कि दोबारा मुझे यूपीएससी नहीं लिखना पड़ेगा कम से कम। भले ही मेरी कम रैंक आए या कुछ भी आए, मैं एक ऑफिसर बन के कम से कम अपनी लाइफ सेटल जरूर कर लूंगा सिर्फ तमिलनाडु की मेहनत करके। क्योंकि अब ये वो क्वेश्चन थे, अब ये वो जमाना स्टार्ट हो गया 10 और 15 नंबर वाले, 15 मार्क का ये क्वेश्चन था और 3.5 पेजेस का कंटेंट है, तो मेरा गलत होने का कोई स्कोप था नहीं। मुझे कम से कम 12 या 13 नंबर तो पक्का मिलेंगे, और जब इतने मिलेंगे मेरे चांसेस पक्का बनने के आ गए। लिस्ट में मैं ऊपर बढ़ते चला गया। आईआरएस अगर मिल रहा होगा तो आईपीएस मिल जाएगा, आईपीएस मिल रहा होगा तो आईएएस मिल जाएगा। पूरा का पूरा गेम साइकोलॉजी और स्ट्रेटेजी का है, पूरा का पूरा। ज्ञान जितना मर्जी बटोर लेना, कोचिंग हर कोई बढ़िया पढ़ा रहा है, मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं जीरो पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं आता मुझे स्ट्रेटेजी, लेकिन कोई नहीं बताएगा आपको। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली चीज़ हम सीरीज चलाएंगे, और ये हिडन सीरीज होगी, इसको मैं पर्सनल टेलीग्राम पे ही दूंगा, नो प्राइवेट चैनल, नो यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये मेरी एक बहुत बड़ी ट्रिक रहती है कि प्रीलिम्स कभी भी हाथ से नहीं जाएगा। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी, इसके लिए थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं कि 2 पेजेस का कंटेंट कुछ भी इंटरनेट से देखकर लिख लिया, उसका भी एक फॉर्मेट होता है स्टेटमेंट को देखते हुए, लेकिन क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं पक्का, 30+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे रिपीटेड। तो इट इज सेड दैट लॉज जो कि प्लेस करे गए हैं अंडर 9th शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973, क्या था ये 24 अप्रैल 1973? केशवानंदा भारती केस। इट इज ओपन टू चैलेंज इन कोर्ट। अगर ये देखा जाता है
कि ये वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को जो कि गारंटी करा गया है अंडर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वॉयलेट करता है तो हुआ क्या, इट वॉज ऑन 24 अप्रैल 1973 कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एक डॉक्ट्रिन अपनी दी बेसिक स्ट्रक्चर की या बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपनी लैंडमार्क वर्डिक्ट के अंदर, विच इज नोन एज केशवानंद भारती केस, और केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, ओरिजिनली 1951 के अंदर जब 9th शेड्यूल आया था उसके अंदर सिर्फ ऐसे 13 एक्ट रखे गए थे जिनको पूरी पूरी प्रकार से इम्यूनिटी मिलती थी, ठीक है, एंड रेगुलेशंस, बट एट प्रेजेंट 2016 के अंदर इनका जो नंबर है वो 282 बढ़कर हो गया। ठीक है, 282। लास्ट एंट्री जो है वो 284 है वैसे तो, लेकिन जो टोटल एक्चुअल नंबर जो है वो 282 एक्ट्स हैं इसके अंदर, क्योंकि 3 एंट्रीज 87, 92 और 130 डिलीट हो गए थे और एक नई एंट्री ऐड करी गई थी 257A। इससे आपका लिंक नहीं है, इसको आपको कुछ नहीं लेना देना, बस दे रखा था तो मैंने दिखा दी एक बारी। आउट ऑफ दीज ये जो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, ये डील करते हैं विद लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, और जो पार्लियामेंट के वो अन्य मैटर्स के साथ डील करते हैं। लेकिन क्या इन सभी की आज के टाइम में जुडिशियल स्क्रूटिनी, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये जितना भी हमने पढ़कर आए हैं हम लोग आर्टिकल 31A, 31B, इन सब की कंक्लूजन अभी क्या निकलती है कि ये टेक्निकल लैंग्वेज या कुछ भी लिखने से, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, एक्ट्स की कुछ भी अगर भाषा लिखने से या उसको 9th शेड्यूल के अंदर डाल भी दिया जाए इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बनाकर और शब्दों की हेराफेरी कर, लेकिन फिर भी क्या वो जुडिशियल रिव्यू से बच सकते हैं क्या उस एक्ट को 9th शेड्यूल में डालकर? नहीं। और ये 31A और 31B ब्रॉडर कैटेगरी किससे रिलेटेड है? टॉपिक क्या है 31A और 31B का? नहीं, प्रॉपर्टी को एक्वायर करने से रिलेटेड। 31A प्रॉपर्टी को एक्वायर करने से रिलेटेड और 31B प्रॉपर तरीके से क्या कि प्रॉपर्टी तो छोड़ो, कोई भी एक्ट को अगर हम कौन सी बास्केट के अंदर डालते हैं, कौन सी बकेट के अंदर, नाम क्या है उस बकेट का? 9th शेड्यूल। तो क्या हो जाएगा, मतलब इससे क्या बच जाएगी सरकार, या कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है। और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में क्रिस्टल क्लियर बोली सरकार को या पूरे देश को? आईआर कोयलो केस 2007। तो क्या आईआर कोयलो केस 2007 ये चीज सुनिश्चित करता है कि जुडिशियल रिव्यू वन ऑफ द की फीचर है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का? जी हाँ। तो आपको ये करना कैसे था? सिर्फ हाँ या ना लिखने से, वहां पर उसने पूछा ना वो वाला क्वेश्चन सेकंड पार्ट के अंदर है ना, पहला पूछता है व्हाट वाज हेल्ड इन कोयलो केस, फिर कहता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो की फीचर है, जो जुडिशियल रिव्यू है क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर का की फीचर है कि नहीं है। तो उसमें सिर्फ येस और नो लिखने से काम नहीं चलेगा। तो आपको ये बोलना है कि कोर्ट ने साफ तरीके से बोल दिया था, भले ही तुम कुछ भी डाल लो 9th शेड्यूल के अंदर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने माना था। आपको रिपीट करना पड़ेगा कि आईआर कोयलो केस के अंदर भी और केशवानंद भारती केस के अंदर भी उन्होंने बोला था कि जो डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर का, ठीक है, ये बेसिक एस्पेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और जुडिशियल स्क्रूटिनी, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है किसी भी एक्ट का, चाहे भले वो 9th शेड्यूल के अंदर डाला हो, इससे कोई इम्यूनिटी नहीं मिल जाएगी। ठीक है, कोर्ट हेल्ड दैट, यही वाली लाइन आपको लिखनी थी, जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बिल्कुल भी छीना नहीं जा सकता बाय पुटिंग अ लॉ अंडर 9th शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लॉ जो प्लेस करे गए 9th शेड्यूल के अंदर 24 अप्रैल 1973 के बाद केशवानंद भारती केस के बाद उनको चैलेंज करा जा सकता है। बस ये दो चीजें आपको, केशवानंद भारती केस और ये दो लाइनें कोट करनी थी। मतलब उसके लिए जितना, अब वही वाली बात है ना कि यूपीएससी ने परेशान करने को दिया था, वो करना ही नहीं था, लेकिन अगर किसको आंसर आता होता ना तो ये एक या आधे पेज से ज्यादा एक्सटेंड होना ही नहीं था। स्कोप ही नहीं है ना, क्या एक्स्ट्रा कुछ लिखने की बात ही नहीं, और पूरे पूरे नंबर मिल जाते 12.5 में से 12.5। देयर इज वन टॉपर, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं उनको जानता हूँ, वो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। आई नो हिम, मैं उनसे मिल चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता था ये चीज़ ना अनरियल, ऐसा हो नहीं सकता, इक्के तुक्के लोगों के साथ होता है, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा डिटेल प्रोसेस समझाया था। देखो, अगर आप पेपर में, जैसा कि हम कर रहे हैं ना आजकल डिस्कशन जैसे अपनी,
अगर आप प्रॉपर ये एट और ये सारी जजमेंट्स अगर प्रॉपर तरीके से लिख कर आते हो ना, उन्होंने जीएस पेपर 2 में आज तक मतलब किसी टॉपर ने भी जिनका सिलेक्शन हो भी चुका है इतने नंबर कभी स्कोर नहीं करे। जीएस पेपर 2 में ही स्कोर्ड 196 आउट ऑफ 250, ह्यूमंगस नंबर। एंड जीएस पेपर 3 के अंदर उनके 215 नंबर थे 250 में से। बस सिलेक्शन नहीं हो पाया ऑप्शनल की वजह से, क्योंकि ऑप्शनल ज्योग्राफी ले रखा था उन्होंने, या पता नहीं पबेड ले रखा था, पता नहीं, तो वो बोलते थे ऑप्शनल की मेरी मार्किंग बहुत वैसी जाती है यूपीएससी में, अच्छा नहीं हो पाता। लेकिन मुझे इससे बहुत कुछ समझ में आ गया था कि यार एक स्ट्रैटेजी एक अप्रोच है, और उन्होंने बताया था कि जो इस काम को कर कर आता है ना तो इसका हो जाता है। और ऐसे ही वन ऑफ द टॉपर जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, विजन आईएएस में एक फैकल्टी है जो कि जीएस पॉलिटी की डिस्कशन हमेशा लेते हैं ओपन सेशन में, आप उनका नाम जानते हो, जतिन गुप्ता। उनके भी ऐसे ही नंबर हमेशा रहते हैं 170, 180, 160 प्लस। जब ये पैटर्न बदला था यूपीएससी ने, और जब वो बार बार इंटरव्यू तक पहुंचते थे विजन आईएएस में, तो उनके साथ भी मेरा पर्सनल डिस्कशन हो चुका है। ही वॉज टॉपर, मतलब टीना डाबी जी ने जिस साल मतलब मार्क्स अपने स्कोर करे थे उनसे डबल मार्क्स थे उनके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में, डबल। ठीक है, तो ही मतलब अगेन पर ज्योग्राफी ऑप्शनल था इनका, तो इनका ऑप्शनल की वजह से सारे के सारे अटेम्प्ट मतलब बर्बाद हो गए। ऑप्शनल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञानी नहीं बनना में, ज्ञान अगर लेना है ना तो फिर अगर इतने ही ज्ञानी हो तो लिटरेचर और बनस्थली ले लो, 100% सिलेक्शन रेट है, मुश्किल से 15, 20, 30 पेजों का सिलेबस है उसका, ले लो लिटरेचर और बनस्थली, उससे लिख लो मेंस, कर लो कोचिंग जाकर केरला के उसमें गांव में सीख कर आओ वो जाकर लैंग्वेज जहाँ पे भी पढ़ाई जाती है। ज्ञानी नहीं बनना है, सिलेक्शन लेना है पहले, ठीक है, कि मुझे अच्छा लगता है ये वो ऐसा होता है। थोड़ा सा ये भी देखा करो कि हवा किस तरफ बह रही है, कोई कुछ भी बोले, क्योंकि बोलने वाला क्या है, अगर आपका नहीं हुआ तो आपको तो कोई यही बोलेगा ना तेरी गलती थी। जब हम किसी ब्लैक बॉक्स में जा रहे होते हैं ना, जब हमें ये नहीं पता होता कि रणभूमि में उतरने के बाद शत्रु कौन है, अगर हमें ये नहीं पता ना कि बाबर के सामने कौन खड़ा होगा, ठीक है, तो बाबर भी सोच समझ के कदम रखेगा पानीपत की भूमि पर। बाबर ने रणनीति इसलिए बनाई थी पानीपत की क्योंकि उसे पता था शत्रु की फौज का एहसास था उसे, तो वो स्ट्रेटेजी बना पाया। हम लेकिन एक ब्लैक बॉक्स में एंटर करने जा रहे हैं, हमें नहीं पता वो चाय समोसे वड़ा पाव खाकर हमारा पेपर चेक करेंगे या जेन्युइन पेपर चेक करेंगे। इसके ऊपर कोई कुछ भी बोलता रहे कि ऐसा पेपर चेक होता है वैसा पेपर चेक होता है, किसी का बाप नहीं बता सकता। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।